मतलब इसके पहले हमने बताया था आपका रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार जब हम बताए थे उसमें आपको हमने बताया था कि कितना आपको पढ़ना है और कितने से आपका मतलब क्लास 10th का आपका जो एग्ज़ाम में आपको मिलता है एक एक अंक, तीनों में 3 अंक आप मिल जाएगा। वो पिछला वीडियो आपको था, इन स्क्रीन पर मिल जाएगा, नहीं आई बटन पे मिल जाएगा, आपको देखते रहिएगा। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं 3 अंक पक्का पा जाते हैं, ये मान करके चलिए, क्योंकि उसमें हमने वही चीज़ बताया जो आपके पेपर में आने वाला है। और इस बार आप ध्यान दीजिएगा 2026 आप समझते हैं कि इसमें पेपर जो आपका OMR वाला आएगा ना, इसमें आपका थोड़ा सा आपका जैसे विकल्प 1 होता है, 2 होता है, अगर 2 विकल्प सही रहेंगे, 3 विकल्प सही रहेंगे तो उसके अनुसार आपका विकल्प बनाया जाएगा कि ए अथवा बी, ए और बी, ए और ए कामा बी कामा सी, ऐसे करके मतलब एक 2 क्वेश्चन, मतलब एक 2 ऑप्शन सही होंगे, उस हिसाब से ऑप्शन बनाए जाएंगे। और एक आपका एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का होगा जिसमें आपका मैचिंग वाला होगा, मैचिंग मतलब समझ सकते हैं मिलान वाला रहेगा, उसको सेट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका अब की बार OMR में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर हम ग्रामर में आज आपको लेकर के आए हैं जो कि आपके सामने है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो उपसर्ग प्रत्यय में पहले हम क्लियर करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय में। तो उपसर्ग और प्रत्यय में जहाँ तक आपको हम बताएं तो आपको पढ़ना है उपसर्ग। क्या पढ़ना है? अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में है तो आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय उसमें नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पर बता देंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग आप यहाँ से दिमाग लगाइए। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग आपका एक ऐसा शब्द जो किसी भी एक शब्द के समीप आकर के उसके अर्थ को चेंज कर दे, यानी उसमें जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को चेंज कर दे, यानी एक सार्थक अर्थ भी उसका निकले। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे किसी शब्द में जोड़ दें और उसका कोई अर्थ ना निकले। इसको जोड़ने के बाद उसका एक अर्थ निकलेगा, चाहे वो निगेटिव निकले चाहे पॉजिटिव निकले, मतलब चाहे वो जिस प्रकार से भी एक शब्द बनेगा जो कि एक सार्थक अर्थ उसका निकलने वाला है, इस तरीके से शब्द तैयार करना है, यानी कहीं ऐसे नहीं जोड़ना है कि आपको। तो ये उपसर्ग जो होता है इनको जोड़ करके बना होता है। उपसर्ग आपका ध्यान दीजिएगा ये आगे ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आगे, मतलब पहले ही, मतलब पहले ही ये आपका जुड़ेगा, प्लस शब्द वाला होगा, प्लस वाला शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी शब्द आपका रहेगा, एक शब्द है, मान लीजिए आपका कोई भी एक शब्द है और उसमें आपका आ लगा के चेंज करना है, ठीक है? तो आप आ लगा के चेंज कर सकते हैं, आप अनु लगा के चेंज कर सकते हैं, आप उप लगा के चेंज कर सकते हैं, अप लगा करके, पर लगा करके, सु लगा करके, प्रति लगा करके, अति लगा करके, अधि लगा करके, कु लगा करके, मतलब आपके एग्जाम में इसी तरीके से कुछ भी पूछे, इनमें से आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसी में से आ जाए। बाकी आपके बहुत सारे आपके उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय की रही बात, प्रत्यय आपका क्या होता है? पीछे होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? पीछे, यानी बाद में, ये बाद में जुड़ता है। और प्लस शब्द आपका होता है, प्लस शब्द होता है इसमें, ठीक है? ये इस तरीके से होता है प्रत्यय। प्रत्यय में जैसे अगर देखेंगे आपका वान हो गया, ये पीछे जुड़ेगा, कार हो गया, ऐसे जुड़ेगा, और इसी तरीके से आपका जन हो गया, तर हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके होते हैं। ये पीछे जोड़ने के बाद एक उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। ये भी किसी एक शब्द में अगर ये जुड़ जाएंगे तो आपका अर्थ चेंज होगा, मतलब आपका एक अर्थ निकलेगा, वो जो पहले अर्थ रहेगा उसका अर्थ चेंज कर देगा। इसी तरीके से ये है पीछे, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, केवल आपको उपसर्ग पढ़ना है। इसी में से आपको 1 अंक मिल रहा है। उसके बाद हम समास बताएंगे, समास से भी आप 1 अंक पक्का करके जाएंगे। आप वीडियो को देखिएगा जरूर, मैं उपसर्ग को बहुत ही जल्द में ख़त्म कर देता हूँ। और तो आ वाला आएगा, आ की जगह मैं बता देता हूँ, इसमें आ बड़ा आ वाला भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी जगह आपका और भी मैं लिख देता हूँ, वो जैसे जो ज़्यादा आपका परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, एक आपका अति भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है, अति भी पूछा जाता है। तो मैंने लिख दिया कि कौन कौन से ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, उन्हीं में से लिख दिया है।
तो अब अति, देखिए अगर अति आप लगाते हैं किसी शब्द में, अगर आप अति यूज करते हैं तो अति उपसर्ग के रूप में अगर आपका लगता है तो इसका मतलब होता है कि अधिक, वो चीज़ आपका अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। मान लीजिए इसमें आपका कोई भी मैं आपका जोड़ दूं, मान लीजिए चलिए मैं मानव है, क्या है? मानव। मैं इसमें कर दूंगा अति मानव। मानव है और इसमें आपका अति मानव हो गया, ठीक। तो इसमें अति तो मैंने बोला, अति का मतलब हो जाता है कि आपका वो चीज़ ज़्यादा, मतलब अधिक या उस पार, इस तरीके से भी, मतलब उसमें उस सीमा रेखा को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, उससे पार हो जाए, उसके पार, यानी कि वो ऊपर हो जाए। तो ये अति आप इस तरीके से यूज करते हैं। मानव है तो अति मानव है, मतलब ज़्यादा है, अधिक है। मानव, मानवता उसके अंदर, तो मानव वाला गुण उसके पार अधिक होगा। जिसे बोलते हैं लघुत्तरी, अति लघुत्तरी बोलते ना, लघुत्तरी के बाद आपका अति लघुत्तरी होता है, ठीक है। अत्यंत आता है आपका, अत्यंत आता है ना, ऐसे अत्पृष्ट ऐसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। अत्यधिक एक आता है आपका, फेमस है। देखिए अधिक एक अलग चीज़ है, लेकिन अत्यधिक जो है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब हम अनु पर चलते हैं। अनु अगर आप लगाते हैं तो इसी तरीके से उसका भी आपका चेंज होता है, यानी कि अनु का मतलब हो जाता है कोई चीज़ पीछे या उसके समान, ये दो अर्थ रख सकता है। जैसे अनु में आपका हो सकता है अनुकरण हो जाएगा, आपका अनुच्छेद हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा, अनुकरण, आपका एक में जो लिखूं जो ज़्यादा आपका आ सकता है, अनुभव मान लीजिए इसी में आ जाता है। कुल मिलाकर के इसके पीछे या उसके क्रम में, उसी के समान, उसके पीछे ही उसके समान, इसी में आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका इस तरीके से उप पर आप बनाइएगा, उप पर भी आप बना सकते हैं, आप अप पर भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो पेपर में आने वाले हैं उसी तरीके से, अगर आप अप में देखेंगे तो अपमान होता है, आ वाले मैं बता देता हूँ, अपमान होता है। और आप देखेंगे तो आ वाले अपयास, अपकीर्ति, या आपका अपव्यय, अपशब्द, ऐसे होते हैं ना, अपशब्द। उप वाला इसी तरीके से बनाएंगे, उपकार, ठीक, और उपयोगी, अरे ऐसे बहुत सारे होते हैं। और इसी तरीके से पर बनाएंगे, मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका उपसर्ग क्या होता है, जिससे आपका अर्थ चेंज हो जाएगा। शब्द है तो आपका अप शब्द हो जाएगा, इस तरीके से आपका वो चेंज होता है। आप अगर आपका अप जुड़ता है तो इसका मतलब आपका बुरा कुछ है, कुछ आपका गलत है, मतलब आपका हीन है कुछ, उससे अगर अप लग जाता है। शब्द है तो शब्द ठीक ठाक है, लेकिन अप शब्द हो गया, इसका मतलब वो बुरा है, वो थोड़ा सा हीन है, उस तरीके से। मान है, आपका मान है, उसमें आपका अपमान लग गया, इसका मतलब बुरा है और हीन है। तो इन शब्दों से कुछ अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है और आपका एक नया शब्द तैयार कर दिया जाता है, उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। ये रही बात आपका उपसर्ग में। अगर अब हम चलते हैं समास और पहुंचते हैं समास में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें देखिए। समास तो आपका 6 प्रकार का वो होता है, वो अलग बात है, तो लेकिन आपको यहाँ पर 6 प्रकार का समास नहीं पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। समास आपको 6 प्रकार का नहीं पढ़ना है। अब देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं चर्चा करके बताता हूँ। बोलते हैं प्रधान, इसमें देखिए परिभाषा बताते हैं। प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुख्य ना, बोला नहीं जाता है, मुख्य या मूल, ठीक है, मूल शब्द। मान लीजिए ये प्रधान की जब बात बोलूँ समझ लीजिए, तो जो कर्मधारय है, सबसे पहले हम चलते हैं कर्मधारय पर। किस पर चलते हैं? कर्मधारय पर, ध्यान दीजिएगा। कर्मधारय, कर्मधारय में कैसी कंडीशन होती है ये देखिए। इसमें क्या होता है कि आपका प्लस प्रधान पद रहेगा, प्लस प्रधान पद रहेगा, लेकिन आगे जो रहेगा, आगे रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। आगे क्या रहेगा? विशेषण। अब विशेषण क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। विशेषण ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है।
विशेषण, विशेषण में आपको किसी भी गुण, स्थिति यानी रंग, आकार, ये सब आपका विशेषण हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कर्मधारय के बाद बहुब्रीहि देखते हैं, क्या देखते हैं, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में देखते हैं, इसमें आपका पूरा एक बात बोली जाएगी, एक आपकी यहाँ पर बात होगी, ठीक है, बात होगी, और तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा प्रधान होगा, ठीक है, तीसरा प्रधान होगा। और वो जो होगा वो कोई व्यक्ति होगा, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति मतलब वो कोई सजीव हो सकता है, क्या हो सकता है, सजीव, कुछ ऐसी चीज़ें, ये आपका हो जाएगा। एक बात बोली जाएगी, एक कोई डायलॉग बोला जाएगा, मतलब एक कोई बात बोली जाएगी, उस बात का जो प्रभाव है ना वो किसी दूसरे के लिए बोला, पर्सनली वो उसके लिए बोला जाता है, तो वो तीसरा मतलब तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद होता है, इसमें प्रधान, इसमें आपका द्वितीय पद होता है, इसमें आपका द्वितीय पद होता है, दूसरा पद प्रधान, इसमें आपका तीसरा पद प्रधान होता है। इस तरीके से देखते हैं हम द्विग, कौन सा देखते हैं, द्विग। द्विग में तो क्या देखते हैं, इसमें आपका इधर भी प्रधान रहेगा, सॉरी, इधर आपका संख्या रहेगा, क्या रहेगा, संख्या, और उसके बाद आपका प्रधान रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद आपका आता है द्वंद्व, क्या आता है, द्वंद्व। इसमें आपका यहाँ भी प्रधान रहेगा और यहाँ भी प्रधान रहेगा, दोनों के बीच में ये हाइफन रहेगा, ठीक है, यानी कि ये पहला पद भी प्रधान रहेगा, ये दूसरा पद भी प्रधान रहेगा, ठीक। और इस तरीके से हम इस तरीके से चारों समास को आपको देखा जाए तो आपका मैंने थोड़ा फ्री बता दिया है एकदम अच्छी तरीके से। एक बात और मैं बताता हूँ कि जब भी आप इनको एक बार मतलब मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिकल करके देखें, और हम आपको पेपर में भी दिखा देंगे। अभी आपका जैसे मैंने पहली वीडियो को दिखाया था पेपर में कहाँ कहाँ आया है और आपने उसको देखा भी और आप कर भी लिए, उसी तरीके से मैं अभी पेपर में भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप कर भी लेंगे। ये मान के चलना, इसको भी कर देंगे उसको भी कर देंगे। ओके, तो उपसर्ग प्रत्यय और ये मैं बहुत जल्द ही आपको चीज़ें समझा दूँगा। देखिए यहाँ पर कर्मधारय बहुब्रीहि द्विगुदंत। अब हम इसमें देखिए कोई भी एक प्रकार का हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इन दोनों को क्लियर करते हैं, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक। हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के सहारे से बताते हैं। देखिए पहले है त्रिलोक, क्या है, त्रिलोक। अब इसमें बताइए कौन सा समास, कौन सा समास आप बताइए, त्रिलोक। पहले कोई भी आपको समास मिले तो पहले आप उसको संधि विच्छेद की तरह उसको तोड़िए। त्रिलोक, त्रिक मतलब तीन, त्रिक मतलब तीन। ये संख्या जो होगी ध्यान दीजिएगा, संख्या में आपका जो होगा अधिकतर इसमें एक, यानी एक छोड़ दीजिए, आपका द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंच, छह, षष्ठ, अष्ट, ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे इसमें, मिल सकते हैं इस तरीके से। तो आपका ये द्विग रहेगा वैसे भी। लेकिन एक बात यह है, वो बात किसी दूसरे पर फॉलो नहीं। जैसे देखिए इसमें हम तोड़ रहे हैं त्रिलोक, त्रिलोक। अभी बताइए त्रिलोक, तीन लोक, लोक आपका कोई व्यक्ति तो नहीं है। देखिए दोनों में आ सकता है ये चीज़ आपका, अगर व्यक्ति रहे, कोई तीसरी बात आपका फॉलो हो लेकिन उसमें व्यक्ति ही रहे तो वो आपका इसमें हो जाता है। जैसे कि इसमें आपके व्यक्ति आ सकते हैं, जैसे देखिए हर एक देवी देवता का नाम लिख लीजिए, गणेश, शंकर, विष्णु, पार्वती और ब्रह्मा, ठीक। और इसी तरीके से जो भी होंगे
कृष्ण, ठीक है। तो ये सभी देवी देवता इसमें आ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं त्रिलोक, तीन, त्रि है तीन, संख्या आई, दृगु। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि सर संख्या तो जान लेंगे लेकिन ये ध्यान नहीं रहेगा कैसे दृगु। दृगु, गु, गु में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, गा से हो गई गिनती, यानी गिनती जिसमें आए उसको समझ लेना। वो किसी व्यक्ति की बात नहीं बता रहा है तो वो समझ लो कि कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई आपका अलग विशेषता बता रहा है, तो गिनती के साथ तो वो आपका द्विगु होगा। क्या होगा, द्विगु होगा। ओके। और इसी तरीके से अगर हम, ये आपका द्विगु है, ये आपका क्या है, द्विगु है, क्या है आपका, द्विगु है, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा लिखें, देखिए हम इसमें हम लिख देते हैं चौगुनी। ये बताइए ये क्या है, चौगुनी क्या है, चौगुनी मतलब 4 गुना हो गया, तो 4 क्या होगा, संख्या होगा, मतलब द्विगु है। इसी तरीके से और हम लिखते हैं आपका नवग्रह, नवग्रह, नौ, नौ का मतलब नौ, नौ का मतलब यहाँ पर मैंने 9 नहीं लिखा है, 9 लिख देता हूँ। 9 का मतलब 9, यानी 9 ग्रह, ग्रह कितने हैं, 9 है, कोई व्यक्ति के पास नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ आपका द्विगु समास हुआ। ये क्या हुआ, द्विगु समास हुआ। इसी तरीके से भी अंतर बता देंगे, जब इसके बाद लिखेंगे तो आपका वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका त्रिभुज, इसी तरीके से आपका शताब्दी, इसी तरीके से आपका मान लीजिए पंसेरी, बहुत सारी चीज़ें से हैं। ये सब क्या है, द्विगु समास है। ये क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। ये क्या है, द्विगु समास है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं, द्विगु के बाद अगर हम बात करें द्वंद्व की, किसकी बात करें, द्वंद्व की, ध्यान दीजिएगा द्वंद्व कैसे होता है। द्वंद्व में देखिए आपका जैसे है सीता और राम, सीता और राम, जब इसमें ये चीज़ दिखे, क्या दिखे, ये देख रहे हो, ये अगर बीच में हाइफन दिख रहा है, मतलब आपका इसमें योजक चिन्ह दिख रहा है, तो समझ लो क्या है, ये आपका और का डिनोट करता है, समझ लीजिए। तो इसमें ये दिखे तो समझ लो क्या है आपका, वो है आपका, ये तो और लिखा रहे, ध्यान दीजिए यहाँ और भी लिखा रहेगा, तो मतलब दिमाग में आपका और आ जाए तो समझ लो ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा, ये द्वंद्व हो जाएगा। अब इसको दोनों को हम कैसे समझेंगे कि याद रहेगा कि हम द्विगु और द्वंद्व में कन्फ्यूज है। मैंने बोला ना द्विगु ग से गिनती है, द्वंद्व में देखिए तो इसमें भी दो आया है, इसमें भी दा है, दोनों में दा आया। ये आधा हुआ लेके चल रहा है, आधा ना लेके चल रहा है। दा ये भी कह रहा है मैं तुम्हारे कितना बड़ा हूँ, ये द ये भी कह रहा है मैं तुम्हारे कितना बड़ा, और दोनों दोनों मिला के हम बन रहे हैं एक, हम दोनों मिला के बन रहे हैं एक, द्वंद्व बन रहे हैं। मतलब मैं द्वा हूँ तुम अंध हो, द्वंद्व मतलब मैं द्वा हूँ तुम अंध हो, मतलब द्वंद्व, मैं दोनों मिला करके मैं द्वंद्व बन रहा हूँ। दोनों जैसे कि सीता, मैं सीता हूँ, आप राम है, दोनों सीता और मिलाकर राम, सीता राम बोला जाता है। तो इस तरीके से आपके पास माता पिता होता है, मैं लिख देता हूँ, बोलते हैं माता पिता, नर नारी, इसी तरीके से गुण दोष, इसी तरीके से देश विदेश, ठीक। ये देखिए ये सब क्या है, ये सब आपके द्वंद्व है। अब दो समास आपका क्लियर हो गया, गिनती आई तो द्विगु, बीच में और या हाइफन आया, योजक चिन्ह आया तो द्वंद्व। अब बचता है आपका, इससे मैं क्लियर करता हूँ बहुब्री समास, ठीक है। मैं बहुब्री समास इससे मैं क्लियर कर देता हूँ। और जैसे देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। मैंने बोला नीलकंठ, नीलकंठ, अब इसमें दिमाग लगाना है, नीलकंठ। मैंने क्या बोला, इसको दो शब्दों में, नील का मतलब नीला, कंठ, नीला कंठ, नीला कंठ, नीला कंठ। तो नीला, नीला का मतलब मैंने बोला किस में रंगों में होता है, विशेषण में होता है। विशेषण किस में होता है, कर्मधारय में होता है। और कंठ,
क्या होता है, कंठ उसका क्या है, नीला है। तो इसका मतलब मेरा ये कर्मधारय बहुब्री समास है। ठीक है, और मैं इसको कर्मधारय लिखता हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय है नहीं समझ लीजिए, बहुब्री लिखता हूँ। अब आप ये बताइए इसमें क्या है, इसमें क्या है, कर्मधारय है कि बहुब्री है, ये दिमाग लगाइए। नीला है कंठ, मतलब नीलकंठ, नीला है कंठ, तो नीला कंठ है। अब ये बताइए नीला कंठ है, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, कंठ तो व्यक्ति है नहीं, कोई चीज़ नहीं। लेकिन एक बात बताइए, नीला कंठ नीला कंठ जो होता हो और किसी व्यक्ति के लिए डिनोट करता हो, नीलकंठ जो हो ना वो किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, ये पहले दिमाग में। नीलकंठ जो है, हाँ, एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं शिव, जिसको बोलते हैं शिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुब्रीय समास हो गया। समझ में आई बात, इसका मतलब क्या हो गया, बहुब्रीय समास हो गया। ओके, लेकिन अगर यही चीज़ इस तरीके से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, नील गगन, इसमें देखिए नील गगन, अब इसमें देखिए, इसमें उसमें क्या फर्क है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है, इसमें उसमें ये फ़र्क है कि ये जो है ना, ये कर्मधारय ये वाला है और इसमें कर्मधारय नहीं, ये बहुब्रीय समास है। कैसे कि नील गगन, गगन क्या है, नीला है, तो गगन को मैंने उसी को बोला ना, गगन को ही नीला बोला ना, लेकिन इसमें मैंने कंठ को नीला बोला। तो कंठ जिसका नीला कंठ है, किसका है नीला, वो है कंठ जिसका नीला है, वो है कौन, वो है भगवान शिव। ठीक, तो भगवान शिव जो होते हैं वो नीलकंठ है, उसको बुलाया जाता है, इसलिए ये हो गए बहुब्री में। बहुब्री में मैंने बोला कोई बात बोली जाएगी, उसमें तीसरे को बोला जाएगा, इंगित किया जाएगा, वो तीसरा पद होगा। कर्मधारय में आपका पहला दूसरे पद को डिनोट करेगा, ये नील और ये गगन, गगन जो है नीला है, तो गगन को ही नीला बोला गया है ना, इसमें कंठ को थोड़ी नीला बोला गया है। कंठ नीला धारण करने वाला कोई अदर है, वो है शिव, और वो किसी व्यक्ति के बारे में बात बोली जाएगी, कोई सजीव के बारे में। तो इस तरीके से आपका बहुब्रीय समाज का मैं और एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जिससे देखिए गजानन यानी गजानन, उसके बाद लंबोदर, इनका नाम लंबोदर भी होता है, और उसके बाद आपका दशानन, देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ें अभी आएंगी। चतुर्भुज, ये बहुब्री ही कन्फ्यूज करता है, लेकिन बहुब्री में कन्फ्यूजन आपका मिटा दूंगा। पीताम्बर, और उसके बाद आपका चक्रधर, उसके बाद बीड़ा पाड़ी, श्वेतांबर, ये चीज़ें देखिए। अब इसमें समझ, एक बार देखिए, गजानन मतलब, गजानन का मतलब हो गया कि जिसके पास गज का आनन है, जिसके पास गज का आनन है, आनन मतलब अंग है, गज का, हाथी का अंग किसके पास है, तो वो भगवान गणेश के है। तो यहाँ पर ये गणेश को डिनोट किया गया। ठीक है, तो ये गणेश हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं दशानन, जिसके पास 10 आनन है। अब ये देखिए इसमें 10 आ रहा है, 10 आ रहा है मतलब गिनती आ रही है ना, लेकिन आनन है, तो 10 आनन गिनती आ रही, ठीक है, लेकिन क्या उसको किसी तीसरे को बोला जाता है 10 आनन? क्या हम आनन को 10 बोल रहे हैं? आनन को 10 नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो था, मैं चौगुनी 9 ग्रह, ग्रह को मैं 9, मतलब ग्रह कितने हैं, 9 हैं, ग्रह कितने हैं, 9 है, लेकिन यहाँ पर आनन जो है 10 बोला जाए, लेकिन 10 आनन को रख रहा है कोई ना, कोई तो रख रहा है। क्या 9 ग्रह को कोई रखता है, किसी को बोला जाता है? 9 ग्रह किसको बोला जाता है? अलग अलग ग्रह को बोला जाता है। इसमें जो है दशानन जो है, 10 आनन को हम एक ही व्यक्ति को बोलते हैं, दशानन उसको बोलते हैं, उसका नाम रखे हैं। यानी कि किसी का नाम है कुछ भी, लेकिन उसको हम किसी डायलॉग द्वारा, किसी भी बात द्वारा हम उसको एक अलग प्रकार का हम उसके ऊपर नाम रख रहे हैं, या उसका हम कुछ प्रतीक बना रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ें जो उसका नाम रखते हैं वो हमारा बहुब्रीय होता है। बाकी सब आप समझ गए हैं। अगर इसमें देखते हैं तो हमारा होता है रावण, दशानन को कौन सा होता है? रावण। चतुर्भुज है, इसके बाद क्या है? चतुर्भुज, 4 भुजा को रखने वाला, 4 भुजा को रखने वाला। देखिए 4 भुजा को रख रहा है, तब तक तो मान लीजिए मैं इसको द्विगु मान लें, लेकिन 4 भुजा को रखने वाला कोई है, व्यक्ति है ना, उसका नाम क्या है? जो 4 भुजा को रखता है उसको विष्णु बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं।
वो विष्णु है। उसके बाद पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होगा पीला वस्त्र है, जिसका पीला वस्त्र धारण करने वाला। पीला वस्त्र को जो धारण करता है वो कौन होता है? वो कृष्ण होते हैं। वो कौन से होते हैं? कृष्ण होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं लंबोदर, मतलब लंबा, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा होता। अब लंबा जिसका उदर है वो फिर से हम देखते हैं तो वो कौन होते हैं? गणेश होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चक्रधर देखते हैं। तो चक्रधर हमारा क्या है? चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु। ठीक है, बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी मतलब सरस्वती, बीड़ा को रखने वाला बीड़ा है, जिसके हाथ में बीड़ा है वो कौन है? सरस्वती। और श्वेतांबर का मतलब होगा जो सफ़ेद वस्त्र को रखते हैं, धारण करती हैं, वो है सरस्वती। तो इस तरीके से हमने इसको क्लियर कर दिया। कर्मधारय आपका बच रहा है। मैं कर्मधारय को मैं मतलब देखिए कर्मधारय थोड़ा इसका और बड़े बड़े समास होते हैं, मतलब अव्ययी भाव ये तो कहीं नहीं, तत्पुरुष नहीं आया, नहीं तो अभी आपका ना सब कुछ हो जाता। अगर ये सारे समास आ जाते तब तो आपका दिक्कत हो जाती। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि कर्मधारय वाले में इसमें पहला विशेषण रहेगा। इसमें क्या रहेगा? विशेषण। तो इस तरीके का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा बनेगा। मैंने नील गगन यहाँ से लिख दिया था पहले से ही। चरण कमल, चरण कमल, मैं वैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो। पीताम्बर, नवयुवक, महादेव। देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाले मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे देखिए मैंने बोला नील कमल, नीला, वो सॉरी नील गगन, नीला गगन, गगन नीला। किसी का नाम तो नहीं रखते हैं, मैंने गगन को नीला कहा तो इसलिए क्या है? ये आपका कर्मधारय है, क्योंकि विशेषण क्या होता है? जिसकी गुण स्थिति या रंग आकार बता रहा है, वो किसी भी प्रधान पद का अगर ये बता रहा है, वो निर्जीव हो सजीव हो, इससे मतलब नहीं है। उसका गुण विषय बताया है और तो उसकी विशेषता केवल बता रहे हैं तो हमारा हो जाता है कर्मधारय। लेकिन उसके विशेषता के जरिए या किसी के जरिए से कोई तीसरा उसका नाम रखा जा रहा है ना, तो आपका बहुब्री हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो चरण कमल है। चरण कमल मतलब जो आपका चरण है ना, वो किसके समान है? कमल के समान है। कमल के समान क्या है? चरण है। चरण कमल के समान है, लेकिन चरण कमल किसी का नाम तो नहीं रखा गया है। चरण कमल किसी को बुलाते तो नहीं है, तो कौन सा हो गया? कर्मधारय हो गया। चरण के क्या? कमल, कमल क्या है आपका? कमल के समान विशेषता है उसकी, तो ये विशेषण हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर क्या होता है? मतलब पीत अंबर, पीत अंबर जो होता है, अंबर जो पीला हो, मतलब आपका जो अंबर जो जिसमें पीला होता है, इसमें था श्वेतांबर था यहीं कहीं पर, यहाँ पर पीताम्बर एक था ना, पीला वस्त्र धारण करने वाला था ना यहाँ पर। अब ये बताइए पीला वस्त्र धारण करने वाला एक तो हो जाता है उसमें, लेकिन यहाँ पर पीताम्बर है तो आप पीताम्बर है तो यहाँ पर भी तो आपका वही चीज़ आ गया ना। फिर से मैंने वही चीज़ लिखा, पीत है अंबर, नहीं पीला अंबर है। अब मैं अंबर को पीला बोल दूं, जब नाम किसी को नहीं बुला रहा हूँ तब तक आपका कर्मधारय होगा। लेकिन अगर पीताम्बर हम किसी को बोल रहे हैं कि पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन सा होता है, तो वो आपका कृष्ण होते हैं, उनको हम पीताम्बर बुला रहे हैं। यानी जब अलग अलग जगह पर यूजेज के हिसाब से हम पीताम्बर को दोनों में रख सकते हैं। इसके बाद नवयुवक आता है। नवयुवक, नव ग्रह होता था बीच में, नव मतलब नव और ग्रह का मतलब नव, ग्रह कितने हैं? 9 है, तो वो हमारा हो गया द्विगु में। लेकिन नव युवक, नव का मतलब इसमें नव नहीं है, मतलब नाइन आपका नहीं है। नव का मतलब नया, नया, नया का मतलब क्या हो गया? विशेषण हो गया। युवक जो है कैसा है? नया है, तो इसलिए नव युवक बोला जाता है। महादेव, महान देवता जो है हमारी कौन से हैं? महादेव हैं। इस तरीके से चीज़ें आप समझ लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो है मैंने समास और उपसर्ग खत्म कर दिया, और इस तरीके से आपका 2 अंक आपको मिल जाएगा। अगर आप एक बार ध्यान दे देंगे तो 2 अंक आप इस पर रिवीजन कर लीजिएगा, और कुछ भी है उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। रही बात एग्जाम में आया कहाँ से है, तो मैं उसको भी आपको एक बार मैं चलता हूँ वीडियो को मैं अपने स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि पिछले 25 पेपर में कौन सा पूछा, और जो 26 का पेपर है उसमें कहाँ पर आने वाला है किस तरीके से, वो भी दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये देखिए ये है सबसे पहले आपका उपसर्ग। उपसर्ग में आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष में आपका कौन सा शब्द है? आप दिमाग लगाइए कि अध्यक्ष में आ है और धा है, और जब आधा अक्षर कभी भी हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो आपका छोटी ई की मात्रा के साथ या बड़ा आ की मात्रा के साथ या इसी तरीके से
ओ की मात्रा के साथ कुछ ऐसे ही अक्षर से साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपका आधि से जुड़ा हुआ है। तो आप ये मत समझिए कि इसमें आधा जुड़ा हुआ है, ये नहीं समझना है। आप आधा देखें तुरंत आप छोटी का मात्रा लगा के समझ सकते हैं। इसमें आधि जुड़ा हुआ क्या, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहले जुड़ा है, पहले यही चीज़ जुड़ा हुआ है। एक उपसर्ग इस तरीके से मिल जाएगा। अगर आप आधि वाला प्रैक्टिस करें, मैंने अभी आधि वाला दिखाया था ना, अगर आप आधि वाला प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बना लेंगे। उसके बाद समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची बताइए, अभी एकदम मिल गया ना। संख्या किसका होता है, संख्या मतलब गिनती, गिनती मतलब दिगु, ग से गिनती, ग से दिगु, तो ये हो गया आपका दो। इसके बाद हमें जो है तत्सम, वचन, ये सब हम बताएंगे अगली वीडियो में, ध्यान से देख लेना आके, वो उसमें भी आपका 2 नंबर या 3 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए अब यहाँ पर देखते हैं उपहार। उपहार में कौन सा उपसर्ग है, मैंने उप वाला दिया था बनाया, अपनी वीडियो में दिखा है ना, उप वाला मिला है, इसका मतलब इसमें उप लगा हुआ है। और अगर देखते हैं त्रिभुवन में समास कौन है, तो त्रिभुवन मतलब 3 भवन वाला। अभी बताइए त्रिभुवन, त्रिभुवन किसी को मतलब त्रिभुवन किसी को हम थोड़ी नाम दिए हैं। त्रिभुवन हम नाम तो होता है वो अलग बात है, लेकिन हम किसी देवी देवता का नाम उसको पहले से दिए हैं। त्रिभुवन 3 भवन में जो होता है वो होता है 3 भवन वाला, 3 जगहों वाला, तो मतलब ये हमारा दिगु हो जाएगा, क्योंकि त्रि का मतलब 3, तो इस तरीके से दिगु हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम अगले हम पेपर में 2 पेपर मैंने दिखा दिया, 2 तीसरे पेपर में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर उपसर्ग देख लिए, अभ्या, अभ्या। अब देखिए मैंने बोला आधा, अगर आ के बाद आधा मिले तो आप छोटी मात्रा लगा के चेक कर देना, मतलब ये अभी है। इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, अभी। और माता और पिता, माता और बोला गया या योजक चिन्ह लगा है, कौन सा समास आप बोलेंगे, द्वंद्व। द्वंद्व बोलता है मैं भी द्वा हूँ और तुम भी द्वंद्व हो, द्वंद्व, 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 वह मैंने भूल गया था लिखने के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये पेपर में हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसमें, देखते हैं यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा नीचे, ये देखिए ये मिला ना, निर्गुण शब्द। निर्गुण शब्द में उपसर्ग, आप बताइए नीर, नी है ना, और उसके बाद यहाँ पर रा लगा हुआ है ऊपर आधा, तो ये आपका निर हो जाएगा। ऐसा मत समझिए नी इसमें लगा, नी नहीं लगा हुआ है इसमें आपका नी नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। इसमें आपका क्या लगा हुआ है, इसमें आपका निर लगा हुआ है। जब भी आपका आधा अक्षर दिख रहा है तो वहाँ पर भी आधा आपको दिख रहा है। इस तरीके से उपसर्ग निर वाला है, आपको इसमें निर वाला बना लीजिएगा। नील कमल, आप बताइए नील कमल, मैंने बताया ना, तो कौन सा समास था नील कमल, आप आराम से बताइए। इसका क्या है, नीले कमल वाला। तो अब इसको आप दिमाग लगे, आप खुद कमेंट में दीजिए नील कमल कौन सा समास है। चलिए अब इसके बाद छोड़ते हैं, प्रायवाची याद कर लीजिएगा, प्रायवाची को मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं विकारी अविकारी पद और ये वाक्य बताऊँगा, और आपका यहाँ पर जो और आते हैं ये सब मैं, देखिए वाक्य कितने आधार होते, वाक्य पे कितने भेद होते हैं, विकारी पद, अविकारी और वाच्य, कर्मवाच्य, ये 3 अगली वीडियो में आपको मिलने वाला है। और इसके साथ आपको मिल जाएगा तत्सम तद्भव। ठीक है, चलिए हम अब अगला दिखाते हैं। ये इसमें देखिए यहाँ पर है उपसर्ग। उपसर्ग अब परिपूर्ण में आप खुद देख लीजिए, परि जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है आप समझ सकते हैं। माता और पिता में कौन सा समास है आप खुद देख सकते हैं, मैंने बताया भी है। तो इस तरीके से इस पेपर में भी, अगले पेपर में देखते हैं। यहाँ पर देखिए उपसर्ग है, ये वाला उपसर्ग है। इस उपसर्ग में देखिए अभ्यास, अभ्यास क्या लगा हुआ है आप समझ से, आधा है तो अभी, आधा है तो अभी, मैंने बताया। पंचतंत्र में कौन सा, पंचतंत्र जिसके 5 तंत्र हों तो आप समझ सकते हैं कौन सा समास, ये समास। इस तरीके से आपका अगला पेपर में मैं दिखाता हूँ, आपका लास्ट पेपर। इसमें देखते हैं तो ये देखिए समास की बात हुई तो पंचवटी, पंचवटी आप समास बताइए। पंचवटी भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सा समास है। उसके बाद इसमें आपका भी उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ है उपसर्ग, कोई बात नहीं। उपसर्ग में आप देखिए अभी, अभी वाला मैंने दिया था ना, अधि दिया था, हो गया अभी वाला भी आप देख लीजिएगा तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उपसर्ग प्रत्यय मैंने बताया और आपको यहाँ पर पेपर में मिला। और हम अगली वीडियो लेकर आएंगे तत्सम तद्भव के साथ साथ आपका वाच्य, तत्सम तद्भव के अनुसार मैं लेकर के आऊँगा वाच्य, और इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं वाक्य के प्रकार लेकर के आऊँगा। तो मैं अभी 2 वीडियो इसमें बनेगी आपको 3 अंक या 4 अंक लेने के लिए, तो वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर करिए, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगली वीडियो हमारी कौन सी आने वाली है। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर लगे रहिए। इसके बाद हम बताएंगे आपका तत्सम तद्भव और वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, तीनों में आपको विकल्प में आता है। तो कुल मिलाकर के आप पा सकते हैं 2 अंक, 2 अंक उसमें भी लेकर के आऊँगा। इसके बाद फिर आएगा 2 अंक उसमें, मैं 2 वीडियो भी लेकर आऊँगा ग्रामर से रिलेटेड। आप